हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने कूलाम के नियम के बारे में जान लिया था लगभग। अब छोटा सा पार्ट और बचा है कूलाम के नियम का, वो है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आज प्रोसीड करेंगे इसको अपन, ठीक है। अब देखते हैं कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में अपन क्या देखते हैं। आपको भी पता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कूलाम का नियम क्या, कौन सी क्वांटिटी देता है अपने को, बल। और बल आपकी कौन सी राशि होती है, सदिश राशि। इसका मतलब अगर कूलाम के नियम के लिए अपन सदिश निरूपण की बात कर सकते हैं। ओके नोट ओके, तो शुरू करते हैं, ध्यान से देखना जरा। कूलाम के नियम के सदिश निरूपण में अपन क्या देखते हैं, हमारे पास दो सदिश, दो आवेश है, एक है Q1 और दूसरा आवेश हमारे पास क्या है, Q2, ठीक है। अब Q1 का जो स्थिति सदिश है वो है R1 वेक्टर। आपको पता है स्थिति सदिश क्या होता है, कोई भी ऐसा सदिश जो एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और यह आपका दूसरा स्थिति सदिश R2 किसके लिए, Q2 आवेश के लिए, ठीक है बेटा। एक आवेश आपका Q1 है, दूसरा आवेश आपका Q2 है, ठीक है। हमें Q1 एक तो इसका सदिश निरूपण बताना है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि क्या, ध्यान से सुनना, कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया बल की पालना करता है, हाँ या ना। अब देखो ध्यान से, अगर न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की अगर ये पालना करता है तो जितना Q1 आवेश Q2 पे बल लगाएगा उतना ही Q2 भी किस पे बल लगाएगा, Q1 पे। बात सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, क्वेश्चन ऐसा आता है पेपर में। तो हमें ये सिद्ध करना है, हम देखेंगे कि करता है या नहीं करता। तो कैसे देखेंगे, हमें पता है कि न्यूटन का नियम क्या कहता है कि एक वस्तु जितना दूसरे पे बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहले पे उतना ही बल लगाएगी, हाँ है ना। तो इसी टाइप से अपन देखें, जैसे Q1 Q2 पे बल लगाएगा तो Q2 भी किस पे बल लगाएगा, Q1 पे। सीधी सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ से अपन को दो चीज़ें देखनी है, बड़े ही केयरफुली आप सुनना। अगर आपको ये दूरी निकालनी पड़ जाए, पहले अपन ये दूरी निकालेंगे, तो अपन इन दूरी को दो तरीके से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका R1 वेक्टर, यह आपका R2 वेक्टर। मैंने आपको ये ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था। पहले अपन इसको मान लेते हैं ऐसे, तो ये आपने मान ली RX वेक्टर। अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल्स लॉ, किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। यही तो आपका वेक्टर के अंदर नियम है। तो R1 प्लस RX इक्वल्स टू R2। तो यहाँ से अपन RX किसके इक्वल लिख सकते हैं, R21 के। बात सही है कि नहीं है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, RX की वैल्यू आ गई, और इसकी दिशा कहाँ है, इधर, ठीक है। और ये आपका क्या आ गया आपके पास, R21। ओके बेटा। सेम टाइम अगर अपन एक और मेथड देखें कि अपन अगर इसको ऐसा भी तो मान सकते थे, ध्यान से देखना जरा। ये आपका क्या है, R2, ये आपका क्या है, RX, और ये आपका क्या है, R1। क्या है, R1। तो क्या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, R2 प्लस RX इक्वल्स टू R1। तो यहाँ से RX की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, R1 माइनस में R2। तो हम क्या इसे ऐसा भी तो लिख सकते हैं, R12। तो देखो ध्यान से, अलग अलग रिप्रेजेंट किया। अगर इसको आप y मानोगे तो आप y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इसे एक बार आप y मान लो, ठीक है। पर अगर y मानेंगे तो अपने को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेम ही दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं कि RX और R जो y है, RX और जो RY है, उनकी दिशा देखो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इसके आगे क्या लग जाएगा,
माइनस। माइनस क्यों लगता है? क्योंकि ये सदिश राशि को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जो हमारे पास R21 है वो माइनस R12 के बराबर है। बात सही है या नहीं? ध्यान से देखना बेटा, R21 है जो किसके बराबर है? माइनस R12 के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सीधी सीधी बातें कर रहे हैं, पर दोनों ही केस में देखो, अगर ये दूरी 5 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगी। इनका परिमाण तो बराबर ही है, तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21, दोनों का परिमाण तो बराबर ही रहेगा। ये बात भी बिल्कुल सत्य है या नहीं है? बिल्कुल सत्य है सर, क्योंकि दोनों सेम दूरियों को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम ही तो दूरियों को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो गया? R12 के। पहली बात आपको समझ में आ गई होगी बेटा। आगे प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखना जरा। अब देखो Q2 किस पे बल लगाएगा? Q1 पे। Q2 Q1 पे बल लगाएगा और दोनों आवेश समान है, तो Q2 Q1 को कहाँ भेजेगा? दूर की ओर भेजेगा। बल किस पे लग रहा है? Q1 पे। लगा कौन रहा है? Q2। तो पहले कौन आएगा? 1। जिस पे बल लग रहा होता है वो पहले आता है, जो लगा रहा है वो बाद में आएगा। ओके, इसी टाइप से Q1 भी किस पे बल लगाएगा? Q2 पे। ये भी इसको कहाँ भेजने की कोशिश कर रहा है? दूर भेजने की कोशिश कर रहा है। तो अपन इसके ऊपर क्या लिखेंगे? F। ठीक है, लग किस पे रहा है? 2 पे। लगा कौन रहा है? 1। तो ये आपका क्या गया? F21। अब अगर अपन डायग्राम देखें तो डायग्राम क्या कह रहा है कि F12 का जो परिमाण है वो F21 के परिमाण के बराबर होना चाहिए, लेकिन दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत। ये हमें सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है बेटा? अगर अपन इसको सिद्ध कर देते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा। अब क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है घुमा के, ठीक है, ऐसा भी पूछ सकता है कि ये सिद्ध करके बताओ। ये भी पूछ सकता है कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है? यस, तो सिद्ध करके बताइए। ओके कि नोट ओके? तो अपन उसको हर तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक हम पहुँच गए। हम अकॉर्डिंग टू डायग्राम अपन ने सारी चीज़ें देखी कि परिमाण में बराबर, दिशा में विपरीत, एक दूसरे के ऊपर समान परिमाण का बल लगाएंगे, लेकिन दिशा में क्या होगा? वो बल विपरीत होगा। अगर अपन 1 पे लगने वाले Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल, ठीक है बेटा, Q1 पर कौन बल लगाएगा? Q2। तो Q1 पर Q2 कितना बल लगा रहा है? F12 इक्वल्स टू, अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, K Q1 Q2, और बीच की दूरी कितनी है? R12 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, K क्या है? अदिश राशि। Q भी क्या है? अदिश राशि। ये वाला Q भी क्या है? अदिश राशि। और ये क्या है? नीचे परिमाण। तो ये पूरी राशि क्या है? अदिश। और ये क्या है? सदिश। तो कभी भी सदिश और अदिश एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। इसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? सदिश बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? सदिश। और अगर किसी भी संख्या को सदिश बनाते हैं तो हम इकाई सदिश से गुणा कर देते हैं। किससे गुणा कर देते हैं? इकाई सदिश से। तो R12 वेक्टर। इकाई सदिश का फॉर्मूला आपको याद होगा, सदिश बटे सदिश का परिमाण, ये होता है इकाई सदिश। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ रख देता हूँ तो आपके F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? K Q1 Q2 अपॉन में R12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R12 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R12। ओके बेटा, तो यहाँ से पर अपन क्या आ जाएगा? F12 K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास? R12 वेक्टर। तो ये Q1 पे किसने बल लगाया है?
ये बल Q1 पे किसने लगाया है? Q2 ने लगाया है कि नहीं लगाया? अपन अगर बात करें इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल, तो ध्यान से देखेंगे Q2 पे सिमिलरली करके अपने को पता है Q2 पे तो F21 इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और यहाँ पे R21 वेक्टर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक सेम आ जाएगा? बस 1 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 1। अब ध्यान से देखना, हमें पता है R12 क्या है? R21 के मैग्नीट्यूड के क्या है? बराबर है। ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21, तो वो वैल्यू हम R21 की जगह रख सकते हैं और R12 की जगह क्या रख सकते हैं? वहाँ पे R21 की जगह क्या रख सकते हैं? माइनस R12। तो ध्यान से देखना जरा, F21 के Q1 Q2 इसकी जगह क्या रख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ R12 और इसकी जगह क्या रख सकते हैं? माइनस R12। ओके बेटा, माइनस कहाँ ले लेंगे? माइनस के Q1 Q2 R12 का होल क्यूब और R12 वेक्टर। अब देखो के Q1 Q2 R12 का होल क्यूब R12 किसकी वैल्यू है? F12 की। तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि F ऑफ 21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। तो अपन कूलाम के नियम को सदिश निरूपण में बोले तो ये कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है, दोनों लाइनें, ठीक है? ये वाली या ऊपर ये वाली, ये क्या है? कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है। और अगर ये बोले कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है, हाँ, तो सिद्ध कीजिए। तो अपन ऐसा सिद्ध कर सकते हैं कि न्यूटन ने बताया था कि हर एक एक्शन के प्रति एक रिएक्शन होती है, लेकिन परिमाण में बराबर और दिशा में क्या होती है? विपरीत। तो आपको दिख रहा है कि दोनों बल परिमाण में एक दूसरे के क्या है? बराबर है, लेकिन दिशा में एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन एक बार और देख लेते हैं इसको वापस से। कूलाम के नियम में ये पूछा जाता है कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम की पालना करता है? यदि हाँ तो सिद्ध कीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अब ये ऐसा आ जाएगा कि F12 इक्वल्स टू माइनस F21 सिद्ध करो, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कूलाम के नियम को सदिश निरूपण में प्रदर्शित करिए। तो अपन यहाँ पे सारी चीज़ें देख लिए। अब कूलाम के नियम का सदिश निरूपण अपन देखेंगे तो आपके पास एक तो आवेश है, कौन सा? एक आवेश आपने लिया Q2 और एक आवेश आपने लिया Q1, ठीक है बेटा? Q1 का जो स्थिति सदिश है वो कितना है? R1 वेक्टर, और Q2 का जो स्थिति सदिश है वो है आपके पास R2 वेक्टर। ओके बेटा, तो अपन ने दो अलग अलग केस लिए, ठीक है? अपन ने दो अलग अलग केसों को लेके मैंने आपको स्टडी करवाई, केस फर्स्ट, और ये आपका केस कौन सा हो गया बेटा? सेकेंड। केस फर्स्ट में अपन ने क्या देखा? अपन ने मान लिया कि Rx इस दिशा में होगा, R1 इस दिशा में है। तो त्रिभुज योग नियम क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं का योग समान क्रम में होनी चाहिए, उनका योग तीसरी भुजा के बराबर होता है जो उनके क्या होती है? विपरीत क्रम में। तो R1 प्लस Rx इक्वल टू R2, तो यहाँ पे Rx की वैल्यू आ गई R21। ओके बेटा, सेम टाइम आपने केस सेकेंड, अब उसकी दिशा अपन ने इधर ले ली। तो आपको पता है जैसे ही आप वेक्टर की दिशा बदलते हो तो उसके आगे माइनस लग जाता है। यस सर, यह आपने यहाँ से कैलकुलेशन परफॉर्म की। अब हमें पता है
अगर Q1 पे बल लग रहा है और कौन लगा रहा है, Q2, तो जिस पे बल लग रहा है वो हमेशा आगे आएगा और जो लगा रहा है वो क्या आएगा, बाद में। तो F12 वेक्टर अपन ने लिख दिया, तो Q1 पर Q2 के द्वारा लगने वाला बल, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर इंटू R12 का। अब ये पूरी राशि क्या थी, अदिश, और ये क्या थी, सदिश। अगर किसी भी अदिश राशि को सदिश राशि में बदलना चाहते हैं तो हमें किससे गुणा कर देते हैं, हम इसको इकाई सदिश से। तो हम इसमें सदिश राशि की इकाई सदिश से गुणा कर दिया। इकाई सदिश किसके बराबर होता है, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, ये वैल्यू अपन ने यहाँ रख दी। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। अब अपन क्या देखेंगे, अब जैसे आपने Q1 पर लगने वाला बल निकाला किसके द्वारा, Q2 के द्वारा, इसी प्रकार Q2 पर Q1 द्वारा लगने वाला बल भी तो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कर सकते हैं, तो अपन ने ये रिलेशन बनाया, वेक्टर ऑफ F21 K Q1 Q2 अपॉन R12 का होल क्यूब R21 वेक्टर। अब हमें पता है R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के क्या है, बराबर है, और R12 वेक्टर किसके बराबर है, माइनस R21 वेक्टर के। ये वैल्यू अपन ने यहाँ पुट कर दी, और जैसे अपन ने यहाँ पे पुट करी ये वैल्यू, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा फटाफट। आगे प्रोसीड करते हैं इसको। अब देखेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। ध्यान से देखेंगे बेटा, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण के सिद्धांत को। एक बात आप बताना मेरे को, अपन इसके अंदर अलग अलग केस बना के पढ़ेंगे। पहले अपन बात करते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत की। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी माध्यम में उपस्थित, अगर किसी भी माध्यम में बहुत सारे आवेश है और उनके द्वारा किसी एक आवेश पर अपने को बल निकालना है, तो उन सभी के आवेशों का क्या कर देंगे, बीजगणितीय योग कर देंगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है, किसी स्थिर बिंदु आवेशों पर किसी, पहले इसको अपन इसमें मैथमेटिकली प्रूफ करता हूँ मैं आपको। एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक आवेश है Q3,
एक आवेश है Q4 और ऐसे चलते चलते आपके पास टोटल कितने आवेश है Q0 और एक यहाँ पे आवेश रखा है Q0। अब Q1 और Q0 के बीच की जो दूरी है वो है R1, Q2 और Q0 के बीच की दूरी है R2, Q3 और Q0 के बीच की दूरी है R3, इसके बीच की दूरी है R4। इसी टाइप से इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है Rn। हमें इस पे क्या निकालना है बेटा, कुल बल निकालना है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले आप सभी का इसके ऊपर अलग अलग बल निकालो, ठीक है। तो मान लो Q1 ने इसके ऊपर Q1 कितना बल लगाएगा, Q1 द्वारा Q1 ने कितना बल लगाया, Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना आएगा, F1 आएगा। अगर इसको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे। इसी प्रकार Q2 द्वारा लगाया गया बल कितना आएगा, F2 वेक्टर आ जाएगा। तो अपन ऐसे चलते जाएंगे तो एटलीस्ट लास्ट में किसके द्वारा बल लगाया आएगा, Fn वेक्टर के द्वारा आएगा कि नहीं आएगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी निकाय के अंदर एक से अधिक आवेश हो और उनमें से किसी एक आवेश पर आपको बल निकालना है तो उन सभी के द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो Q0 पे जो आपका कुल बल है वो कितना आएगा, F1 प्लस F2 वेक्टर प्लस Fn वेक्टर। ये कौन सा सिद्धांत है, अध्यारोपण का। अगर इसको अपन लैंग्वेज में लिखना चाहें तो अपन क्या लिखेंगे, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाले परिणामी बल किसी स्थिर आवेश पर, किसी स्थिर आवेश पर, जैसे यहाँ पे स्थिर आवेश क्या है Q0, किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के द्वारा लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या, किसी स्थिर बिंदु आवेश पर अन्य स्थिर बिंदु आवेशों के कारण लगने वाला परिणामी बल उस आवेश पर अन्य प्रत्येक आवेश के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि एक स्थिर आवेश है और इसके चारों तरफ कोई अन्य स्थिर आवेश है, तो इस स्थिर आवेश पर लगने वाला कुल बल इन सभी के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यही किसका सिद्धांत है, अध्यारोपण का सिद्धांत है। बहुत सीधी सी डेफिनेशन है, ठीक है। पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट से ये पूछ लिया जाता है पेपर के अंदर। जैसे आपके पास कोई भी आवेश है Q1 और एक आवेश है आपका Q2, ठीक है। पहले इन दोनों के बीच में कितना बल लग रहा था कि Q1 Q2 अपॉन में R²। ये आपका केस फर्स्ट है, जब आपका Q1 Q2 कितनी दूरी पे रखे हैं, R दूरी पे। सेकंड केस की अगर अपन बात करें, वही दो आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से R दूरी पे रखे हैं और अब एक तीसरा आवेश अपन यहाँ लेके आए Q3, तो इससे इसकी दूरी है R2, इससे इसकी दूरी है R3। तो अगर अपन Q1 व Q2 के मध्य बल देखें, Q1 व Q2 के मध्य बल किस किस के बीच में, Q1 व Q2 के बीच में। पहले भी अपन ने Q1 Q2 के बीच में देखा था, अब भी अपन किस किस के बीच में देख रहे हैं, Q1 Q2 के बीच में। तो अगर अब अपन बल देखेंगे तो अब भी कितना आएगा कि Q1 Q2 अपॉन में R²। ध्यान से देखना, अपन ने पहला केस क्या पढ़ा
कि आपके पास दो आवेश है Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पे रखे हैं, तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है वो KQ1 Q2 अपॉन r² होगा। अब अपन इनके पास एक और आवेश लेके आ गए, पर इनके बीच की दूरी भी वही है और इनका मान भी वही है, तो Q1 इसका मान है, Q2 इसका मान है, बीच की दूरी है r। ओके, हम एक नया आवेश लेके आए Q3, जो इससे कितनी दूरी पे है, r2 दूरी पे है, और इससे कितनी दूरी पे है, r3 दूरी पे। ओके बेटा, तो हमने Q1 व Q2 के मध्य वापिस से अगर बल देखा तो उस बल का मान क्या आया, KQ1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब आपका F1 और F2 क्या है, दोनों बराबर हैं। तो अपन यहाँ से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल किसी अन्य तीसरे आवेश की उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल पर किसी तीसरी आवेश की अनुपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर आप 10 आवेश और लेके आ जाओगे तो भी इन दोनों आवेशों के बीच में हमेशा यही बल लगेगा। ओके, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत बल पर किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर पहले उनके बीच में लगने वाला बल F है और आप 10 आवेश और उनके आसपास लाके रख दिए, तो इन दोनों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, केवल और केवल Q1 और Q2 के बीच में जो पहले बल लग रहा था वो आज भी लगेगा इन दोनों के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ब्रदर है, ठीक है, और एक उसकी सिस्टर है, तो इन दोनों का पहला रिश्ता कैसे था, ब्रदर एंड सिस्टर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, भाई बहन है, ठीक है। अब इस ब्रदर के एक और सिस्टर हुई, ठीक है, तो अभी भी ये दोनों तो अभी भी क्या है, भाई बहन ही है। चाहे एक नहीं दो सिस्टर और हो जाएगी तो भी इन दोनों का रिश्ता तो क्या रहेगा, ब्रदर एंड सिस्टर का ही रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति और अनुपस्थिति से कभी भी प्रभावित नहीं होता। ओके, तो अपन ने दो चीजें पढ़ी, बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच में अपन ने क्या बताया कि किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के द्वारा लगाया गया कुल बल किसी स्थिर आवेश पर अन्य स्थिर आवेशों के द्वारा लगाया गया कुल बल सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। और ये अपन ने एक और नई बात जो नोट डाल के मैंने आपको बताई है, कभी कभी आपको बोलेगा कि एक आवेश है Q1 और एक आवेश है Q2, उनके बीच में बल लग रहा है 10 न्यूटन का। अब आपने वहाँ पे एक अन्य आवेश Q3 लेके आए, तो Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सीधी सी बात कह दोगे कि किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल किसी तीसरे आवेश की उपस्थिति या अनुपस्थिति से कभी भी प्रभावित नहीं होता। अगर उनके बीच में पहले 10 न्यूटन बल लग रहा था तो अब भी कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन। ओके, ठीक है। तो ये हमारी एक और इम्पोर्टेंट बात होगी जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बेटा। आगे प्रोसीड करते हैं अपन टॉपिक को, और जो आपका नया टॉपिक है वो रहेगा विद्युत क्षेत्र का। क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। हाँ बच्चों, तो आगे प्रोसीड करते हैं। अपन जो टॉपिक
ये आपने कूलाम के नियम में जितनी भी बातें थी वो अपन ने सारी कर ली है, ठीक है। ऐसे ही आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके भी मैं वीडियो बना बना के आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है ना। तो आप उन्हीं के माध्यम से अपने न्यूमेरिकल भी कंप्लीट कर लेना, करना ज़रूर है, ठीक है। अब अपन शुरू करते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। अब देखो हर एक चीज का एक क्षेत्र होता है बेटा, ठीक है ना। जैसे अपन एक बात करें, एक साम्राज्य लिया अपन ने, ठीक है ना। एक साम्राज्य है और उस साम्राज्य का है एक किंग, एक है राजा, ठीक है। अब इसका साम्राज्य होगा इसके चारों तरफ, ठीक है। इसके एक साम्राज्य की एक सीमा होगी जहाँ तक इसकी हुकूमत चलती है, हाँ या ना। इसका एक साम्राज्य होगा, इसकी एक सीमा होगी जहाँ तक इस आदमी की किंग की क्या चलती है, हुकूमत चलती है। तो ये इसका क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, क्षेत्र हो गया। क्या हो गया, क्षेत्र हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब अगर बाहर से कोई भी मेंबर आएगा, बाहर से कोई भी आपका सदस्य आएगा इसके साम्राज्य में, ठीक है, तो वो इसके कानूनों को, इसके नियमों को, इसकी उपस्थिति का अनुभव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। बाहर से कोई भी सदस्य आएगा तो वो इसकी क्या करेगा, अनुभव करेगा। एक और अच्छा एग्जांपल, प्रेजेंट टाइम में कोविड-19 की वजह से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लोग नहीं आ जा पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट हरियाणा से राजस्थान के अंदर आना चाहता है तो राजस्थान के क्षेत्र में वो जैसे ही प्रवेश करेगा वो राजस्थान के कानूनों को क्या करेगा, अनुभव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। इसी प्रकार यह आपका किंग है और इसका चारों तरफ उसका क्या है, साम्राज्य है। अब बाहर से कोई भी कैंडिडेट अगर आपका आएगा तो वो क्या अनुभव करेगा, इसके नियमों को अनुभव करेगा, इसके कानूनों को अनुभव करेगा, इसके साम्राज्य को अनुभव करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो अपन इसका क्या बोल सकते हैं कि किंग का क्या कहलाता है, क्षेत्र। अपन इसकी डेफिनेशन बोले तो अपन बोल सकते हैं कि किसी राजा के चारों ओर का वह क्षेत्र या किसी राजा का चारों ओर का वह साम्राज्य जिसमें कोई अन्य राज्य से कोई व्यक्ति आता है तो वह उसका कानूनों का, नियमों का अनुभव करता है, राजा का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। हर एक कैंडिडेट का क्षेत्र होता है जहाँ पे वो कंफर्ट जोन में रहता है, जहाँ पे वो कंफर्ट फील करता है। इसी प्रकार अब इस किंग को ऐसे समझो, ये आपका किंग है आवेश। क्या है, आवेश। किंग है क्यू मतलब क्वीन, ठीक है। अब ये हो गई आपकी क्वीन मतलब क्यू। अब ये क्यू किसको प्रदर्शित करेगा, विद्युत क्षेत्र को, विद्युत को ही तो प्रदर्शित करेगा। इसका मतलब इसके चारों ओर जो क्षेत्र होगा वो कैसा क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र। तो ये क्या बन जाएगा आपका, विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और जो सदस्य आप और कोई लेके आओगे तो वो क्या लेके आओगे, आवेश ही तो लेके आओगे। तो हम एक और आवेश लेके आए क्यू नोट। क्या लेके आए, क्यू नोट। ये जो सदस्य आपका था ये अब आपका सदस्य क्या है, क्यू नोट। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन बनाए तो ध्यान से समझना, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर आते हैं, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय का चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य परीक्षण आवेश लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ध्यान से सुनना, किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय का के, ध्यान से सुनना बेटा,
किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी बात कि सर क्या कहना चाहते हैं। किसी आवेश के, ध्यान से सुनना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र या तो आवेश हो सकता है या आवेशों का क्या हो सकता है? निकाय हो सकता है। तो किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। पहली बात, ओके। अब ये केवल और केवल ऐसा अपन ने माना है, ये ठीक है, हमारी कल्पनाएं हैं ये सारी, कि अगर कोई आवेश बल का अनुभव कर रहा होगा तो किसी न किसी की तो वजह से बल का अनुभव करता है। जैसे अपन ने क्या बताया था कि समान आवेशों के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। असमान आवेशों के बीच में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण किसी न किसी की वजह से तो हो रहे हैं ना, और वो वजह क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यह आपकी बात हो गई विद्युत क्षेत्र की। एक बार अपन और मैं इसके ऊपर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा। किसी आवेश अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अपन ने पहले बात करी थी कि हर कोई आवेश या तो आकर्षण बल अनुभव करता है या प्रतिकर्षण बल अनुभव करता है, तो वो कोई न कोई तो ऐसी राशि होगी ना जिसकी वजह से वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को फील कर रहा है। तो वो राशि क्या है आपकी? विद्युत क्षेत्र। क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे अपन बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी के अंदर अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखें तो इसी के अंदर अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो बनने वाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा बेटा, यह अब इसका सब पार्ट चल गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसकी बात करते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये इसका पूरा क्या है बेटा? ये इसका पूरा क्या है? इस आवेश का विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, ये इस आवेश के चारों तरफ क्या था? विद्युत क्षेत्र था। अब आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर आप एक कूलाम आवेश लेके आए। कितना आवेश लेके आए? एक कूलाम आवेश लेके आए। कितना आवेश लेके आए? एक कूलाम आवेश। तो अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन बनाएंगे। ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन। विद्युत क्षेत्र के, पहली बात विद्युत क्षेत्र होना चाहिए तभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता संभव है। विद्युत क्षेत्र ही नहीं है और तीव्रता हो रही है, अकेली चल रही है तीव्रता, ऐसा तो संभव नहीं है। तो अपन क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई धनावेश परीक्षण आवेश पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। ध्यान से सुनना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो वापिस से सुनना,
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कुल बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो मान लो इस बिंदु P पे इस पे कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कुल बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, E से। तो E इक्वल्स टू F अपॉन 1 कूलाम। ये कूलाम है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो E का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। तो अपन ने क्या बोला कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या बन गया, E इक्वल टू F अपॉन 1 कूलाम। और F अपॉन 1 कूलाम किसके बराबर हो गया, E किसके बराबर हो गया आपका, F के बराबर हो गया। क्या हो गया, F के बराबर। अगर अपने को जनरल फॉर्म में बात करनी है, ये तो अपन ने एक ही कूलाम पे निकाला है, जरूरी थोड़ी है हमेशा एक ही कूलाम आए। तो अगर अपने को जनरल फॉर्म में बात करनी है तो अपन ने यहाँ पे ले लिया Q नोट कूलाम। क्या ले लिया, Q नोट कूलाम। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन E इक्वल टू F अपॉन Q नोट। क्या बन जाएगा, F अपॉन Q नोट। तो अब देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, विद्युत क्षेत्र में इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ पे जैसे ही आप Q नोट को क्या रखोगे, 1 कूलाम रखोगे, तो E और F दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम वही प्रोसेस, Q नोट इक्वल्स टू 1 कूलाम, तो F इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, तो E इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, F। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये कौन सी राशि है, सदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, ये आपकी अदिश राशि है। तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि होगी, सदिश राशि। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं, अगर अपन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q नोट। क्या लिख सकते हैं, F अपॉन Q नोट। ये कौन सी राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा सदिश राशि होती है। सबसे पहले अपन बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन की, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कुल बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ये पहली डेफिनेशन। अगर अपने को जनरल फॉर्म में बात करनी है तो हम क्या लेके आए, Q नोट कूलाम। तो Q नोट कूलाम पे लगने वाला कुल बल F अपॉन Q नोट। ठीक है, E बराबर F अपॉन Q नोट। ये आपका क्या हो गया, एक सबसे बेसिक फॉर्मूला हो गया जो हमें यहाँ से यूज करना है। ठीक है, तो Q नोट अगर 1 कूलाम है तो E किसके बराबर, F के। अब इनमें बल कौन सी राशि है, सदिश राशि। Q नोट कौन सी राशि है, अदिश राशि। तो वेक्टर E किसके बराबर होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी कि नहीं होगी। अगर विद्युत क्षेत्र आपकी सदिश राशि है
तो इसकी दिशा होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है, तो अब इसकी दिशा कौन सी दिशा में होगी? तो विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो अपन ने दो चीज़ों की बात करी, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण आपकी क्या आई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप बोलोगे सर इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी? तो ये धनात्मक आवेश है और ये भी कौन सा आवेश है? धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो कहाँ भेजेगा? दूर की ओर। तो ये लो, ये आगे किसकी दिशा? ये किसकी दिशा है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। ओके, तो अपन ने दो बातें करी, एक तो विद्युत क्षेत्र और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपन अगर विद्युत क्षेत्र की बात करी अपन ने, तो अपन ने क्या बताया कि किसी आवेश के अथवा आवेशों के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लेकर आते हैं तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण कौन उत्पन्न हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसकी क्या डेफिनेशन बनी? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर इकाई परीक्षण धनावेश पर लगने वाला कुल बल क्या कहलाता है? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र की कौन सी राशि है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा हमेशा किसकी दिशा में होती है? धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। ओके बेटा, अगर अपन इसके ऊपर आगे फर्दर प्रोसीड करें इसको, अब देखना इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये अपन ने इसके ऊपर पूरी राम कहानी देखी। इसको अगर अपन आगे प्रोसीड करना चाहें तो देखो, आपने अभी क्या देखा? E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नोट। ओके बेटा, एफ अपॉन क्यू नोट। ठीक है, अब अगर अपन इसकी मात्रक देखें तो एफ का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक कूलाम। तो एक मात्रक तो इसका क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम। अब अगर हम ई के मात्रक देखें, विद्युत क्षेत्र के पर अगर मात्रक देखेंगे तो एक तो मात्रक आपका क्या हो गया? न्यूटन पर कूलाम, और एक होता है वोल्ट पर मीटर। तो ये तो क्या हो गया आपका? न्यूटन पर कूलाम, और ये आपका होता है वोल्ट पर मीटर। तो इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर। विद्युत क्षेत्र के कितने मात्रक लेके चलेंगे? न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। ओके बेटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसकी वीमा होती है, वो वीमा अपन क्या लेके चलेंगे? अब देखो, वीमा अगर अपन बढ़ाएंगे तो बल की वीमा आपको पता है क्या होती है? एम ए से निकाल लेंगे, क्यू की वीमा भी तुम्हें पता है। तो इसकी जो वीमा आपके पास निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? M1
M1 L1 T-3 A-1। तो ये किसकी विमा हो गई? विद्युत क्षेत्र की विमा हो गई। ओके बेटा, तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र के बारे में अपन ने जाना। अब दो आवेश होते हैं आपके पास, एक होता है धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश हमेशा अन्य धनात्मक आवेश को कहाँ भेजेगा? जैसे आपने यहाँ पे एक और धनात्मक आवेश आपने रखा, एक बार रख के देख लो। इसी प्रकार इसके चारों तरफ भी रख के देख लो। तो ये धनात्मक आवेश इसको कहाँ भेज रहा है? दूर की ओर। ये इसको कहाँ भेज रहा है? दूर की ओर। ये इसको कहाँ भेज रहा है? दूर की ओर। और ये इसको क्या कर रहा है? प्रतिकर्षित। अब ऋणात्मक आवेश देखो, ये इसको क्या कर रहा है? आकर्षित। ये भी इसको क्या कर रहा है? आकर्षित। ये भी इसको क्या कर रहा है? आकर्षित। और ये इसको क्या कर रहा है? आकर्षित। तो यहाँ से अपन ने दो बातें क्लियर करी। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा कहाँ होगी? दूर की ओर। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यीय दूर की ओर होती है, और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा त्रिज्यीय रूप से अंदर की ओर होती है। देख रहे हो आप, धनात्मक आवेश हमेशा धनात्मक आवेश को कहाँ भेजेगा? दूर भेजेगा। और आपने क्या बोला था? विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। तो धनात्मक आवेश को तो दूर भेजेगा। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? दूर की ओर। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा त्रिज्यीय दूर की ओर होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? अंदर की ओर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? दूर की ओर। और ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमेशा कहाँ होता है? पास की ओर। ओके बेटा, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इस चैप्टर का ये चल रहा है, आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है, ठीक है। और एक आप रेस्पॉन्स ज़रूर दिया करो, ज़रूर बताया करो कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो ये अपन ने किसकी बात करी बेटा? विद्युत क्षेत्र की। किसकी बात करी? विद्युत क्षेत्र की। अभी ये खत्म, आगे बढ़ते हैं इसमें। एक अपन इसका बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लेके चलते हैं बेटा, उसकी बात करते हैं। एक आप अपनी बुक में एक ऐसा फॉर्मूला देखोगे, वेक्टर ऑफ ई इक्वल्स टू लिमिट क्यू नोट बिलोंग्स टू 0 एफ अपॉन क्यू नोट। अगर आपसे बेसिक फॉर्मूला पूछा जाए तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला बताओगे, ठीक है। क्यों सर ये सिस्टम क्या है सर, समझ नहीं आया? मैंने आपको क्या बोला? एक आपका आवेश Q, इसके पास आप दूसरा आवेश लेके आओगे Q नोट, लेके आओगे कि नहीं लेके आओगे? लेके आओगे। तो अपन इसका बल इसके ऊपर देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? पर अगर आपने इसको भी बहुत बड़ा ले लिया तो ये भी तो इसके ऊपर बल लगाएगा। मान लो इसका मान है 3 कूलाम और इसका आपने मान ले लिया 1 कूलाम, तो अब ये तो इस पे कितना बल लग रहा है? 3 न्यूटन लगाया मान लो, और इसने इसके ऊपर कितना बल लगाया? 1 न्यूटन। तो नेट कितना बल बचा? 2 न्यूटन बचा कि नहीं बचा? नेट कितना बल बचा? 2 न्यूटन। तो आपने ओवरऑल रिजल्ट देखा क्या? नहीं देखा, आपके तो त्रुटि आ गई। इसके लिए हम इसको बहुत कम लेते हैं, जैसे 0.0000001। कितना ले लिया? बहुत कम। अब ये कितना बल लगाएगा? बहुत कम, 0.00001। अब 3 में से इतना माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो आप परीक्षण आवेश लेके आते हो उसका मान बहुत कम होना चाहिए। सर उसका मान क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि अगर उसका मान आपने ज़्यादा ले लिया तो वो भी क्यू पे बल लगाएगा फिर, और अगर उसने क्यू पे बल लगा दिया
तो इसके क्षेत्र को क्या कर देगा, वो कम कर देगा। क्या कर देगा, कम कर देगा। और अगर कम करेगा तो हमें ओवरऑल एकदम एग्जैक्ट गणना नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा हम क्यू नोट को क्या लेके आएंगे, बहुत ही कम लेके आएंगे। इसीलिए इसने क्या लिखा है, क्यू नोट बिलोंग्स टू जीरो। आपका क्यू नोट लगभग क्या है, जीरो के, जीरो नहीं है, लगभग जीरो के बराबर है। ओके, तो ये हमने यहाँ पे बात कर ली किसके बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में। ओके बेटा, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आप हर एक चीज़ को नोट डाउन करते रहना, साथ साथ में मुझे बताते भी रहना कि आपको समझ आया या नहीं आया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण। अपन क्या पढ़ रहे हैं आज, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्योंकि अपन पॉइंट चार्ज की वजह से क्यों निकालें सर, हम बताओ। क्योंकि कूलाम का नियम केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, बिंदु आवेश के लिए वैलिड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास एक आवेश है Q। ठीक है, एक आवेश आपके पास है Q। इसके कारण हमें P बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। और P बिंदु इससे कितनी दूरी पे है, कैपिटल R दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, कैपिटल R दूरी पे है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस बिंदु P पे बल निकालना पड़ेगा कि कितना बल लग रहा है, किस पे, परीक्षण आवेश पे। डेफिनेशन पे जाएंगे, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। अब हम गए इसके पास, गए कि नहीं गए, हमने एक परीक्षण आवेश रखा है क्यू नोट यहाँ पे। परीक्षण आवेश इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इससे क्या करते हैं, टेस्ट कर रहे हैं। इसको उठाया अपन ने और इसको बोला भाई तू यहाँ चल जा। ठीक है, यह आपकी बात माना और ये यहाँ आके बैठ गया। बैठ गया कि नहीं बैठ गया, बिल्कुल बैठ गया सर। जैसे ये यहाँ आके बैठा, ठीक है, इसका ये सिस्टम कर दिया अपन ने खत्म। अब ध्यान से देखना, समझ आएगा आपको। अब हमें क्यू नोट पर लगने वाला क्या निकालना है, कुल बल निकालना है। तो क्यू नोट पर लगने वाला अगर कुल बल निकालेंगे तो अपन क्या फॉर्मूला लिखेंगे। अब पहले तो ये बताओ, क्यू नोट पे ये क्यू कौन सी दिशा में बल लगाएगा, खुद से। ये कौन सा है, धनात्मक। ये भी कौन सा है, धनात्मक। धनात्मक धनात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो कहाँ भेजेगा, दूर की ओर भेजेगा। और दूर की ओर भेजेगा तो क्या ये वाला बल आएगा रे, आएगा सर। ये हो गया बल। अगर बल इस दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी दिशा में होगी, इसी दिशा में होगी मेरे लाल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कौन सी दिशा में होगी, इसी दिशा में होगी। क्योंकि धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में कौन होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो अपने को बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले अगर पता हो तो हम क्या लिखेंगे, F/Q नोट। ये हमें बेसिक फॉर्मूला पता है। अगर हमारे पास कैसे भी करके इस F का मान आ जाए तो हम किसका मान निकाल सकते हैं, E का। तो किसके नियम से, कूलाम के नियम से अपन अगर F का मान निकालेंगे तो कूलाम का नियम क्या कहता है, K Q नोट अपॉन में R²। हाँ या ना, यस सर। अब ये मान इसके अंदर अगर अपन रख देंगे तो E का मान क्या आ जाएगा, K Q नोट अपॉन में R² इंटू Q नोट। Q नोट से Q नोट कैंसिल,
तो यहाँ से ई की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ जाएगी, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, क्या आ जाएगी, आर स्क्वेयर। ओके नोट ओके बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो बिंदु आवेश के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर आपको किसी भी बिंदु पे निकालनी है तो उसका फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। आप बोलो सर इसे सदिश रूप में बदलो, तो ये लो भाई, के क्यू अपॉन में आर स्क्वेयर सदिश रूप में बदलना है। ये कौन सी राशि है, सदिश, ये कौन सी है, अदिश। तो इसको किससे गुणा कर देंगे, यूनिट वेक्टर से गुणा कर दूं, ये लो, ठीक है। और आगे बदलेंगे तो यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिख सकता हूं, सदिश अपॉन सदिश का परिमाण। तो यहां से ई का मान क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर सदिश रूप में लिखोगे तो इस रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर इकाई सदिश के रूप, अगर आप यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, और अगर आप वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वेक्टर आ जाएगा। ओके बेटा, तो ये एक नया फॉर्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ये वाला है। इस फॉर्मूले के अंदर आप जब भी Q का मान रखोगे तो वो Q का मान हमेशा किसके साथ रखा जाना चाहिए, विद साइन। और यहाँ पे आपको साइन के साथ नहीं रखना, अपन जब कैलकुलेशन करेंगे, न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर अपन दिशा लेके चलेंगे, इसके अंदर आपने दिशा ले रखी है, तो यहाँ पे जितने भी अगर आप मान रखोगे तो हमेशा किसके साथ रखने हैं, हमें किसके साथ रखने हैं, चिन्ह के साथ रखने हैं। ओके, तो आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।